हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ठीक है, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में स्टडी किया था एक्चुअली डिफरेंसेस बिटवीन रूट स्टेम लीव्स ऑफ मोनोकॉट एंड डाइकॉट। ठीक है, अब जो स्टडी हमारी जो इस सेगमेंट में या इस टॉपिक में बची हुई है वो है सेकेंडरी ग्रोथ, है ना। तो सेकेंडरी ग्रोथ के लिए आपको ऑब्वियसली एनसीईआरटी फॉलो करनी है। मैं आपको कुछ हिंट देता हूँ, कुछ चीज़ें समझाता हूँ, आपको उनको फॉलो करना है। जैसे सेकेंडरी ग्रोथ, सबसे पहली बात है कि किन प्लांट्स में होती है। तो सेकेंडरी जो ग्रोथ होती है वो उन्हीं प्लांट्स में होती है जो पेरिनियल होते हैं, यानी कि एक से ज़्यादा साल तक वो जिंदा रहते हैं। तो उनका जो साइज है वो इंक्रीज होता है और उस साइज को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए उन प्लांट की स्टेम में और उन प्लांट्स के रूट में, दोनों में ही सेकेंडरी ग्रोथ हमें देखने को मिलती है। जो प्लांट में भी दो तरीके की ग्रोथ होती है, एक होती है प्राइमरी ग्रोथ और एक होती है सेकेंडरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ प्लांट इनिशियल फेज में करता है, जो कहीं ना कहीं उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ भी कहलाती है। मींस प्राइमरी जो ग्रोथ होती है उसमें प्लांट लंबाई में ग्रोथ करता है, इलोंगेशन ग्रोथ शो करता है, और इलोंगेशन ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एपिकल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम। याद करो, इंटरकैलरी मेरिस्टेम में ये बात डिस्कशन होता है कि मोनोकॉट जो प्लांट होते हैं उनमें बड़ी तेजी से लंबाई में ग्रोथ होती है। क्यों? क्योंकि उसके इंटरकैलरी मेरिस्टेम हाईली एक्टिव होते हैं, नोड रीजन में उनकी प्रेजेंस होती है, और इसलिए मोनोकॉट का प्लांट हर नोड पर अपनी लेंथ को इंक्रीज करता है और इस वजह से उसमें बहुत तेजी से हमें ग्रोथ देखने को मिलती है। तो कह सकते हैं कि जो प्लांट में लंबाई में ग्रोथ है वो एक्चुअली होती है एपिकल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम से। ठीक है, या हम कहें तो प्राइमरी मेरिस्टेम से। अब दूसरी बात आती है कि अगर वो प्लांट पेरिनियल है, जैसे मोनोकॉट प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होने की वजह आप समझ सकते हो कि वहां पर क्लोज वैस्कुलर बंडल होते हैं। क्लोज वैस्कुलर बंडल का मतलब है कि उन वैस्कुलर बंडल में कैम्बियम नहीं होती है और इस वजह से वो रिंग में नहीं होते, और रिंग में नहीं होते हैं तो वो सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम का भी फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं। तो प्राइमरी जो मोनोकॉट जो प्लांट होते हैं उनमें सेकेंडरी ग्रोथ नॉर्मली नहीं होती है। कुछ असामान्य एक्सेप्शन है, जैसे ड्रेसिना यक्का है, लिलिएसी फैमिली का मेंबर है, मोनोकॉट प्लांट है, वो द्वितीय वृद्धि दर्शाते हैं। लेकिन मेन जो सेकेंडरी ग्रोथ हमें देखने को मिलती है वो है डाइकॉट प्लांट एंड जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म और डाइकॉट प्लांट में जो वैस्कुलर बंडल होते हैं, खासतौर से हम स्टेम की बात कर रहे हैं, वो है कॉन्जॉइंट, कोलेटरल एंड डार्क एंड ओपन। ओपन मीन्स दे हैव कैम्बियम, मीन्स दे कैन प्रोड्यूस सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम। ठीक है, अब जब इसमें यहां पर इसमें जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो प्लांट में क्या होता है, ये चौड़ाई में बढ़ना इंक्रीज हो जाता है। तो कहा जाता है कि सेकेंडरी ग्रोथ परफॉर्म बाय सेकेंडरी मेरिस्टेम, इट इंक्रीज girth, 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 diameter और circumference of plant। अच्छा, यहाँ एक चीज और है कि जो प्लांट स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ करेगा तो वो रूट में भी सेकेंडरी ग्रोथ करेगा। ऐसा नहीं है कि स्टेम में थिकनेस बढ़ रही है, डायमीटर इंक्रीज हो रहा है और रूट एज इट इज वैसे की वैसे है, तो फिर मैकेनिकल सपोर्ट वो प्रोवाइड नहीं कर सकता है। तो दोनों ही पार्ट में हमें सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलती है। रूट में हम सेकेंडरी ग्रोथ की बात जो डिस्कशन है वो बाद में करेंगे, अभी हम स्टेम के रेस्पेक्ट में ही बात करना चाहते हैं। तो सेकेंडरी ग्रोथ परफॉर्म बाय सेकेंडरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम। अच्छा, एंड इट इंक्रीज girth और circumference of plants, especially in their stem and their root system। रूट और तने में दोनों में ही circumference, उसकी चौड़ाई और उसकी मोटाई इंक्रीज होगी। ठीक है, अब हमने यहाँ पर आपको अभी रिसेंटली दो डायग्राम दिखा रखे हैं। उन दो डायग्राम में आप ध्यान से देखोगे तो आप जरा इस चीज को समझिए कि ये एक प्राइमरी ग्रोथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्राइमरी टिश्यू है इसके अंदर। यहाँ पर ये सेकेंडरी ग्रोथ की स्टार्टिंग हो रही है।
है ना। तो समझिए, ये एक स्टेम का हमने ट्रांसवर्स सेक्शन लिया है, डाइकॉट का स्टेम है। किसका स्टेम है? डाइकॉट स्टेम। इसमें आप देख रहे हैं कि जो वैस्कुलर बंडल हैं वो आपके कैसे, यहाँ पर फ्लोएम है, कैम्बियम है, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है, जाइलम, ठीक है। तो ये जाइलम तक जो है ये कैसा है? ये कॉन्जॉइंट है, ठीक है। इसके बाद कोलेट्रल है, इसके बाद ये कॉन्जॉइंट कोलेट्रल एंडार्क हैं, क्योंकि इनका जो प्रोटोजाइलम है टुवर्ड्स द पिथ है, तो एंडार्क है। और दूसरा ओपन वैस्कुलर बंडल। ओपन वैस्कुलर बंडल का मतलब है कि ये इनमें कैम्बियम की प्रेजेंस है। तो यहाँ जाइलम प्राइमरी फ्लोएम और प्राइमरी जाइलम है। ये प्राइमरी फ्लोएम है बाहर की तरफ, बीच में रेड कलर से कैम्बियम है, अंदर की तरफ ये आपको प्राइमरी जाइलम नजर आ रहा है। तो ये एक वैस्कुलर बंडल है, ठीक है। अब ये वैस्कुलर यहाँ पर एक रिंग में अरेंज्ड है। ये आप एंडोडर्मिस की लेयर देख रहे हो यहाँ पर, ठीक है। ये अंदर ब्लू कलर की जो लेयर देख रहे हो ये पेरिसाइकल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये मेडुलरी रेज मैंने आपको दिखा रखे हैं। मेडुलरी रेज दिखाने के पीछे वजह ये है कि यहाँ पर बाद में एक कैम्बियम जनरेट होने वाली है जो दो वैस्कुलर बंडल को आपस में जोड़ने का काम करेगी। उस कैम्बियम को कहते हैं हम इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। तो वो बनाती है एक्चुअली मेडुलरी रेज। कौन बनाती है? मेडुलरी रेज। तो ये एक प्राइमरी स्ट्रक्चर है। अभी इसमें सेकेंडरी ग्रोथ स्टार्ट नहीं हुई है। अब जब इसमें सेकेंडरी ग्रोथ स्टार्ट होगी तो सबसे पहले जो कैम्बियम बनती है वो कैम्बियम बनती है ये आपकी वैस्कुलर कैम्बियम। इसी को हम एक नाम और देते हैं, वो है फेसिकुलर कैम्बियम। फेसिकुलर कैम्बियम। अब ये जो कैम्बियम है ये 50% प्राइमरी कैम्बियम है और 50% सेकेंडरी कैम्बियम है। क्यों? क्योंकि जो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है ये, इसे प्राइमरी कैम्बियम कंसिडर किया जाएगा। इंट्राफेसिकुलर क्योंकि ऑलरेडी पहले से प्रेजेंस थी, इसने प्राइमरी फ्लोएम और प्राइमरी जाइलम को प्रिपेयर किया था। लेकिन इन दोनों के बीच में जो एक कैम्बियम बन रही है उसे हम कहेंगे इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। इसे हम कहेंगे अंतर संवहन पूलीय एधा। क्या कहेंगे? अंतर संवहन पूलीय एधा। अच्छा, तो आप समझ लें कि इंटरफेसिकुलर को क्या कहेंगे आप, चलो हिंदी में लिख देते हैं। इसको तो हम कहेंगे ये कौन है? अंतर संवहनी पूल एधा, ठीक है। हिंदी में, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही समझ लेते हैं। और जो बीच में है वैस्कुलर बंडल के अंदर है वो है अंतः संवहनी पूल एधा या संवहन पूल एधा। संवहन पूल एधा, ठीक है। और ये दोनों मिलाकर बनाएंगे आपकी वैस्कुलर कैम्बियम। अच्छा, तो ये एक्चुअली क्या होती है, इसको हम कहेंगे वैस्कुलर कैम्बियम। तो सबसे पहले आप समझ लें कि जो द्वितीयक वृद्धि होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है दो तरीके की कैम्बियम। एक होती है आपकी ये फेलोजन जिसे कागजन कहते हैं, इसी को हम कॉर्क कैम्बियम के नाम से भी जानते हैं। और दूसरी है आपकी ये वैस्कुलर कैम्बियम। तो वैस्कुलर कैम्बियम फर्स्ट नंबर पर आती है और ये फेलोजन सेकंड नंबर पर आती है, ठीक है। तो कहा जाता है कि जब इंटरफेसिकुलर और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम दोनों आपस में मिलकर एक कंबाइंड एक रिंग का फॉर्मेशन करती हैं जो वैस्कुलर बंडल के बीच में होता है, यहाँ पर यानी कि स्टील रीजन में। याद करो, ये जो पेरिसाइकिल के नीचे का जितना भी हिस्सा है इसे स्टीलर रीजन कहते हैं, और बाहर जो हिस्सा है उसे हम कॉर्टिकल रीजन कहते हैं, कॉर्टेक्स कहते हैं। तो कहने का मतलब है सबसे पहले जो सेकेंडरी ग्रोथ स्टार्ट होती है वो स्टार्ट होती है आपके इस स्टील रीजन में, रंभीय भाग में ये ग्रोथ स्टार्ट होती है। और यहाँ पर एक्चुअली इसमें
जो आप मेडुलरी रेज देख रहे हैं, जिन्हें हम मज्जा किरण भी कहते हैं, ये रेडियली अरेंज्ड होती हैं। तो इनका वो भाग, ये भाग जो कि यहाँ पर इन एडजॉइनिंग सेल बोली जाती है, जो सामने आती हैं, वो पेरेन्काइमा की सेल यहाँ से सेकेंडरी मेरिस्टेम में कन्वर्ट हो जाती है। आपको याद हो तो जो सेकेंडरी मेरिस्टेम है वो डायरेक्टली प्राइमरी परमानेंट से बनती है। यहाँ मेडुलरी रेज क्या है, पेरेन्काइमेटस सेल्स हैं, इलोंगेटेड फॉर्म में हैं, लिविंग हैं, तो ये G0 फेज पर अरेस्टेड रहती हैं। लेकिन जब सेकेंडरी ग्रोथ स्टार्ट होनी होती है तो ये जो मेडुलरी रेज की सेल्स हैं वो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम में कन्वर्ट हो जाती है, मींस डिवाइडिंग फॉर्म में आ जाती है, और इस तरीके से इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बन जाती है। तो इंटर और इंट्रा दोनों मिलकर कहीं ना कहीं ये प्रोड्यूस करती हैं एक कंबाइंडली वेस्कुलर कैम्बियम, जिसे हम फेसिकुलर कैम्बियम भी कहते हैं। इसे संवहन पूली एधा भी कहते हैं। तो इसका निर्माण होता है। अब ये जो कैम्बियम है जो कि एक रिंग के फॉर्म में बन चुकी है, इसमें पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा। कैसा? पेरिक्लाइनल, परिणत विभाजन होगा। इसके परिधि के समानांतर अब डिवीजन स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसके लिए कहा जाता है कि इट प्रोड्यूस सेकेंडरी फ्लोएम टुवर्ड्स द आउटर सरफेस एंड सेकेंडरी जाइलम टुवर्ड्स द इनर सरफेस। इनर सरफेस की ओर सेकेंडरी जाइलम बनाएगी, बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम का फॉर्मेशन करेगी। कहा जाता है कि वेस्कुलर कैम्बियम इज मोर एक्टिवेटेड अबाउट 10 टाइम मोर टुवर्ड्स द इनर सरफेस एंड प्रोड्यूस मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सेकेंडरी जाइलम। 10 गुना ज्यादा वेस्कुलर कैम्बियम नीचे की ओर एक्टिवेट होती है और ज्यादा से ज्यादा अपने सेकेंडरी जाइलम का फॉर्मेशन करती है एज कंपेयर टू सेकेंडरी फ्लोएम। तो होता ये है कि अब यहाँ पर एक टिश्यू सेकेंडरी जाइलम के फॉर्म में बनने लगा है। अब जब ये सेंटर में सेकेंडरी ग्रोथ के जरिए यहाँ सेकेंडरी जाइलम मैक्सिमम अमाउंट में बनना स्टार्ट होता है, तो अब क्या होता है? अब ये होता है कि जब सेंटर में ग्रोथ स्टार्ट होती है तो पेरिफेरल पार्ट पर एक एक्स्ट्रा फोर्स जनरेट होता है और उस फोर्स के चलते यहाँ क्रैक्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। मींस इन जगहों पर ये टूट फूट होना स्टार्ट हो जाती है, यहाँ क्रैक बनना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब इन क्रैक्स को रोकने के लिए, है ना, इन क्रैक्स को रोकने के लिए इस प्लांट को सोचो भाई, अगर देखो एक बात समझ लो, जैसे हमारे शरीर में ब्लड की इंपॉर्टेंस है। ब्लड अगर बॉडी से चला जाए या निकलता है तो हमारे शरीर को सबसे ज़्यादा नुकसान होता है, सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी अफेक्टेड होती है। आप ऐसे ही समझ लें कि प्लांट के लिए इतनी ही इंपॉर्टेंस जल की होती है। तो प्लांट किसी भी परिस्थिति में अपने जल को लॉस नहीं होने देता है। मीन्स जरूरत के हिसाब से तो ट्रांसपिरेशन से लॉस होगा, लेकिन वो उसकी नीड है, वो उसकी आवश्यकता है, लेकिन दूसरे पार्ट से वो लॉस नहीं होने देता। इसीलिए यहाँ पर इस कहीं वाटर का लॉस ना हो जाए इन क्रैक्स के जरिए, इन इंजर्ड पार्ट से, तो इस पार्ट में इस क्रैक्स से होने वाली इंजरी को हील करने के लिए, उसे रोकने के लिए यहाँ पर एक और कैम्बियम बनती है। मतलब ये कि जो कॉर्टेक्स रीजन है, यहाँ की कोई भी लिविंग सेल वो अब सेकेंडरी मेरिस्टेम में कन्वर्ट हो जाती हैं और वो यहाँ पर फेलोजन या फिर कागजन या फिर इसे कॉर्केम्बियम के नाम से जानते हैं, ये डेवलप हो जाती है। अब यहाँ एक और इंटरेस्टिंग चीज कही गई है कि इनकी जो ये जो होती हैं ये कपल ऑफ लेयर्स, यानी कि ये दो लेयर में होंगी। ठीक है, और दूसरा शब्द यहाँ यूज किया है एनसीईआरटी ने, नियरली, देयर सेल्स आर नियरली रेक्टेंगुलर, ये आयताकार होती है। इनकी कोशिका कैसी है? ये है कॉर्केम्बियम, कैसी है? कपल ऑफ लेयर, है ना। नंबर 1, सेल्स आर रेक्टेंगुलर, मीन्स आयताकार। ठीक है, आयताकार होती हैं, तो हमने आयताकार बनाने की भी कोशिश की है।
इनमें भी पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा। ये पेरिक्लाइनल डिवीजन करने के बाद बाहर की तरफ जो टिश्यू बनाएंगी वो फैलम होगा, इसे हम कॉर्क कहते हैं, ये डेड होता है। और नीचे की तरफ जो टिश्यू बनाएंगी उसे हम फैलोडर्म या सेकेंडरी कॉर्टेक्स के नाम से भी जानते हैं, इसका फॉर्मेशन करेगी। तो ये चीज हो गई। एक और चीज कि फैलम, फैलोजन और फैलोडर्म, ये तीनों मिलाकर हम कहते हैं पेरिडर्म, है ना। इसको हिंदी में कहते हैं परिचर्म, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी बेस्ड स्टडी है, एनसीईआरटी में इन सभी शब्दों का जिक्र है, डिस्क्रिप्शन है। अच्छा, यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज है, जो कॉर्क है, बाहरी जो हिस्सा है, इसमें जो डिपोजिशन किया जाता है वो सुबेरिन का किया जाता है। आप याद रखना इस चीज को कि सुबेरिन का डिपोजिशन वही किया जाता है जहां पर वाटर के लिए इम्परमिएबल सरफेस बनानी होती है। जैसे याद करो कैस्पेरिन स्ट्रिप। कैस्पेरिन स्ट्रिप क्या थे? एक्चुअली वहां पर जल और खनिज के लिए एंडोडर्मिस को अपारगम में बनाने के लिए एक एक्स्ट्रा लेयर का फॉर्मेशन किया गया, उसे हम कैस्पेरिन स्ट्रिप कहते हैं। और कैस्पेरिन स्ट्रिप के जरिए से होता हुआ वाटर एंटर और पास आउट नहीं हो सकता, क्योंकि उसे वो पेनिट्रेट नहीं कर सकता, मींस वाटर। तो ऐसे ही कॉर्क को यहाँ रखा जाता है, तभी तो इन क्रैक्स में से होने वाले वाटर लॉस को रोका जाता है। तो पहले तो ये फैलोडर्म बना दिया, फैलम बना दिया, और फैलम में खासतौर से कॉर्क के रीजन में सुबेरिन का डिपोजिशन करा दिया, एक्स्ट्रा डिपोजिशन। और इससे क्या हुआ? इससे इस हिस्से में होने वाली जो एक्स्ट्रा लॉस है या क्षति है उसे रोका जा सकता है। तो इस तरीके से होता यह है कि वैस्कुलर कैम्बियम अंदर के भाग में, यानी कि स्टील के भाग में सेकेंडरी ग्रोथ शो करता है। उसके बाद में जो कॉर्क कैम्बियम है वो कॉर्टेक्स रीजन में सेकेंडरी ग्रोथ करता है। इस तरीके से प्लांट का जो सरकमफेरेंस होता है वो इंक्रीज होता चला जाता है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं सेकेंडरी ग्रोथ का कंसेप्ट है। अब यहाँ इसी सेकेंडरी ग्रोथ से रिलेटेड कुछ और भी कंसेप्ट आपके सामने आ जाते हैं, जैसे एनुअल रिंग्स क्या है, वार्षिक वलय क्या है, एक छाल होता है शब्द जिसे हम बार्क कहते हैं, वो क्या है। इसी में आता है कि आपकी हर्ड वुड क्या होती है और आपके लिए सेब वुड क्या होती है, लेंटिसेल्स क्या होते हैं। तो ये सारा कंसेप्ट अगर हम समझ लेते हैं तो ये सेकेंडरी ग्रोथ स्टेम में कंप्लीट हो जाती है। रूट में उतना कुछ ज्यादा है नहीं, रूट में भी जो सेकेंडरी ग्रोथ है वो प्लांट के स्टेम के जैसी ही है, सिर्फ वहां पर रेडियल वैस्कुलर बंडल है तो वहां एक कैम्बियम बनना बताया जाता है, जो मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको एक्सप्लेन की थी, ठीक है। ऐसे एनसीईआरटी ने 4 डायग्राम दे रखे हैं, चाहे तो आप उनको बना लें, नहीं तो आप एक आसान तरीके के डायग्राम है, आप इन्हें बना सकते हो। क्लियर ये चीज। अब मैं आपके लिए एक और डायग्राम बनाऊंगा जिसमें आपको एनुअल रिंग्स भी नजर आएंगी, बार्क भी नजर आएगी, वुड भी नजर आएगी, लेंटिसेल्स भी नजर आएंगे, सब कुछ उसमें दिखाई देगा। उस डायग्राम को आप डेफिनेटली बनाना, क्योंकि ये डायग्राम सारी इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ओके, तो हम आगे आपके लिए डायग्राम बना रहे हैं। अब आपके लिए ये खास डायग्राम है, ठीक है। ये डायग्राम एनसीईआरटी ने ऐसे सीधे सीधे नहीं बनाया है, ठीक है। उन्होंने लेंटिसेल्स के नाम पर थोड़ा सा डायग्राम यहाँ बना दिया है, ठीक है। आप अगर इस डायग्राम को ठीक से समझ जाते हो तो सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी, यानी कि फुल एंड फाइनल किस तरीके से यहाँ सेकेंडरी ग्रोथ होती है। तो मैं आपको इस हिस्से का एक व्यू एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि यहाँ किस तरीके से सेकेंडरी जाइलम अरेंज होते हैं, कैसे सेकेंडरी फ्लोएम अरेंज होते हैं, किस तरीके से फैलोडर्म और फैलम अरेंज होती है। तो मैं छोटा सा कट आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आपको खास तौर से ये डायग्राम बहुत अच्छे से, जितना अच्छे से बना सकते हो बनाना चाहिए। इसमें सारी इंफॉर्मेशन है। देखो ये छाल वैस्कुलर कैम्बियम के ऊपर जितना भी हिस्सा आपको नजर आ रहा है वो टोटल छाल में आता है, ठीक है। आपने कभी तने को कटा हुआ देखा हो तो एक छाल होती है बाहरी हिस्से में, और बाकी सारा का सारा हिस्सा वुड कहलाता है, ठीक है। अब इसके नीचे जितना भी देख रहे हो ये मैंने बना दिया है, हालांकि ये क्रस्ड हो जाते हैं, दब जाते हैं और फिर आपको नजर नहीं आएंगे। ये प्राइमरी जाइलम है, लेकिन आपका जो वैस्कुलर कैम्बियम के नीचे जितना भी आप टिश्यू देख रहे हो ये स्क्लेरन कैमेटस टिश्यू है, ये सेकेंडरी जाइलम है। क्या है? सेकेंडरी जाइलम।
और सेकेंडरी जाइलम को ही हम वुड कहते हैं। वुड का मतलब कास्ट कहते हैं, ठीक है। तो प्लांट की तने को अगर कट किया जाए या जड़ को कट किया जाए तो उसमें दो हिस्से आपको नजर आएंगे। वो है एक छाल बार्क और दूसरा कास्ट। कास्ट क्या है? सेकेंडरी जाइलम है, और बैस्कुलर कैम्बियम के बाहर का जितना भी हिस्सा है वो टोटल छाल। अब वार्षिक बलय किसमें बनती है? तो वार्षिक बलय इन सेकेंडरी जाइलम में ही बनती है। क्यों बनती है? क्योंकि पौधे वहां पर जहां की सीजन वेरिएशन होता है, मौसम में विविधता पाई जाती है, तो कुछ मौसम में फेवरेबल कंडीशन होती है फोटोसिंथेसिस के लिए, प्लांट के लिए, तो मैक्सिमम फूड बनता है। मैक्सिमम फूड बनेगा तो साइज में कैम्बियम की एक्टिविटी ज्यादा होगी और कैम्बियम बड़े साइज की सेल्स को बनाएगी। मींस आपके वो वेसल्स और ट्रैकीड बड़े बड़े साइज के बनेंगे। लेकिन जब फेवरेबल कंडीशन नहीं है, सफिशिएंट फूड प्रिपेयर नहीं हो पा रहा है, ऐसी कंडीशन में फिर छोटी छोटी सेल्स बनेंगी। तो इसीलिए कहा जाता है कि जहां पर क्लियर सीजन वेरिएशन होता है वहां पर प्लांट में हमें वार्षिक बलय स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। और यहाँ पर एक साल में दो तरीके की रिंग बनती है, एक ऑटम बोर्ड और एक स्प्रिंग बोर्ड। दोनों को हम, एक शरद कास्ट होती है, एक वसंत कास्ट होती है, दोनों को संयुक्त रूप से एक वार्षिक बलय माना जाता है। और ये भी कहा जाता है कि ये प्लांट के अंदर ये कॉन्सेंट्रिकली अरेंज होती है कि एक ऑटम, उसके ऊपर फिर एक स्प्रिंग, फिर एक ऑटम, फिर एक स्प्रिंग, इस तरीके से सकेंद्रीय। मतलब ये इस स्प्रिंग के ऊपर ऑटम है, ऑटम के ऊपर स्प्रिंग है, स्प्रिंग के, तो ये पूरे तने में ऐसे रिंग के फॉर्म में है, ठीक है। तो हमें एनुअल रिंग वहीं पर नजर आएंगी जहां पर कि मौसम में विविधता होगी। लेकिन जहां मौसम में विविधता नहीं होगी तो वहां पर ये जो कैम्बियम है वो समान साइज की सेल्स को जनरेट करेगा, और ऐसी कंडीशन में फिर आपको सेकेंडरी जाइलम की सेल्स में अंतर नजर नहीं आएगा। और जब सेल्स में अंतर नजर नहीं आएगा तो आपको एनुअल रिंग्स नजर नहीं आएंगी। जैसे कहा जाता है कि समुद्र के किनारे जितने भी प्लांट्स उगते हैं, जैसे मुंबई है, चेन्नई है, मद्रास है, गोवा है, तो इनके जो किनारे का एरिया होता है, केरल का बहुत सारा किनारे का एरिया है जो समुद्र का किनारा है, वहां पर क्या होता है, मौसम में ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होता, बहुत ज्यादा सर्दी बहुत ज्यादा गर्मी नहीं पड़ती है, लगभग सेम टेम्परेचर होता है, 10-15 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर नीचे होता है। तो ऐसी कंडीशन में प्लांट पर ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, उसकी कैम्बियम लगभग सेम साइज की सेल्स प्रोड्यूस करती है। ऐसी कंडीशन में फिर आपको एनुअल रिंग नजर नहीं आती है, ठीक है। तो अच्छा, हम प्लांट की एज को काउंट, इसमें एनुअल रिंग्स को गिनकर हम प्लांट की उम्र भी बता सकते हैं, एज काउंट कर सकते हैं। याद रहे, अगर एनुअल रिंग्स आपको स्टडी करनी है तो आपको कहीं ना कहीं जो ट्री ट्रंक है, खास तौर से तने का जो निचला हिस्सा है, उसमें आप स्टडी कर सकते हो। तो ये मतलब ये हो गया सीधी सीधी बात कि ये छाल है, ऊपर का हिस्सा। छाल में आपको क्या क्या नजर आ रहा है? देखो, सेकेंडरी फ्लोएम छाल का पार्ट है, फेलोडर्म द्वितीयक बलकुट छाल का पार्ट है, फेलोजन जो कि रेक्टेंगुलर है, कपल ऑफ लेयर्स में है, वो छाल का पार्ट है, फैलम छाल का पार्ट है, और कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि लेंटिस सेल जिन्हें हम बात रंध्र कहते हैं, वो छाल का ही हिस्सा है, ठीक है। अब एक बार फिर से कैम्बियम के रेस्पेक्ट में इस चीज को समझ लेते हैं कि ये जो वेस्कुलर कैम्बियम थी, ये नीचे की तरफ ज्यादा से ज्यादा मात्रा में सेकेंडरी जाइलम को बना रही है। अपर साइड में जो ब्लैक कलर में हमने दिखाया है, ये कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है, ये सेकेंडरी फ्लोएम है। और ये इसके ऊपर हमने प्राइमरी फ्लोएम भी दिखाने की कोशिश की है, हालांकि वो नजर नहीं आता, वो क्रस्ड हो जाता है, दब जाता है, ठीक है, और मिक्स अप विथ सेकेंडरी फ्लोएम। क्लियर? तो ये तो इस कैम्बियम का काम हो गया। दूसरा इस कैम्बियम, ये है फेलोजन यानी कॉर्क कैम्बियम, हमने इस यहाँ पर हिंदी में भी नाम दिया है। तो कॉर्क कैम्बियम एक्चुअली ऊपर की तरफ तो क्या कर रही है, फैलम यानी कॉर्क को जो रेड कलर से दिख रहे हैं, और ये नीचे की तरफ है सेकेंडरी कॉर्टेक्स यानी कि द्वितीय बलकुट, इसे हम फेलोडर्म के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये कैम्बियम इस तरीके से टिश्यू का फॉर्मेशन कर रही है। अब यहाँ इंटरेस्टिंग चीज ये और जो छाल भाग होती है, खास तौर से तने का, जड़ों में नहीं, जड़ों में लेंटिसेल नहीं होती क्योंकि वहां पर गैसियस एक्सचेंज की जरूरत नहीं है क्योंकि वो मिट्टी के अंदर है ना। लेकिन जो तने का ट्रंक होता है, ऊपरी हिस्सा होता है, उसकी छाल के निचले हिस्से में एक्चुअली आपको नजर आते हैं ये
लेंटिसेल, इन्हें हम वातरंध्र के नाम से जानते हैं। ये वातरंध्र खास तौर से गैसीय विनिमय का काम करते हैं। इनमें बहुत कम मात्रा में बाष्पोत्सर्जन होता है, लेकिन इनका मुख्य काम है गैसीय विनिमय। इनको बनाता कौन है? तो इनको बनाने का काम है इसका, फैलोजन का। ये फैलोजन कुछ जगह पर फैलम को न बनाते हुए कुछ जगह पर बड़े बड़े पैरेन्काइमोइडस सेल्स बनाता है, जिन्हें हम कॉम्प्लीमेंट्री सेल के नाम से जानते हैं। आप एनसीईआरटी को देख सकते हैं। इनमें बड़े बड़े अंतरकोशिकीय अवकाश होते हैं, लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस, है ना। ये इंटरसेल्यूलर स्पेस, ठीक है, इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं जिनमें से गैसीय विनिमय आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये लेंटिसेल की बात हो गई, है ना। एनसीईआरटी ने इतना डायग्राम आपको दिखा रखा है। अब ये होता है, ठीक है, तो लेंटिसेल की बात होगी। एनुअल रिंग्स पर हमने डिस्कशन कर लिया, ठीक है। उसके बाद में आपका यहाँ पर क्या, ये छाल है। तो हम छाल के रेस्पेक्ट में देखें तो छाल क्या है? छाल के लिए एक और बात याद रखना, छाल एक तने का रक्षात्मक आवरण है। तो छाल विकसित स्वरूप में वहीं पाई जाती है जहां पर कि पौधे को विपरीत परिस्थितियों में ज्यादा रहना पड़ता है। जैसे जीरोफिटिक प्लांट होते हैं, यानी कि जीरोफिटिक कंडीशंस होती है, जहाँ शुष्क अवस्था है, ड्राई कंडीशंस है। जैसे राजस्थान को ही ले लो, यहाँ पर पौधों की जो छाल है वो विकसित स्वरूप में आपको नजर आएगी। जैसे नीम है, बबूल है, खेजड़ी है। खेजड़ी में बहुत अच्छे से आपको छाल नजर आती है, ठीक है। इसके बाद में आम है, उसमें छाल आपको नजर आएगी, ठीक है। तो ये छाल एक तरीके से रक्षात्मक आवरण का काम करती है। एक्चुअली होता ये है कि ये सेकेंडरी फ्लोएम बनता रहता है, ये टिश्यू बनता रहता है। तो जो टिश्यू इनएक्टिव हो जाता है या अब वो फंक्शनिंग फॉर्म में नहीं है, तो उसे छाल के फॉर्म में इजेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये छाल के नाम पर एक और स्टडी कुछ ऐसे है कि ये जो छाल निकलती है, इजेक्ट सिक्रीट होती है या इजेक्ट होती है, उसके हिसाब से दो तरीके की होती है। एक स्केली बार्क होती है और एक होती है रिंग बार्क, बलय छाल और एक सल्क छाल। सल्क छाल में जैसे बबूल में आपको छोटे छोटे पीसेज में ये निकलती हुई नजर आती है, लेकिन बलय छाल का मतलब है कि बहुत बड़े पीसेज में अगर छाल निकलती है। जैसे आपने कभी सफेदा को देखा हो, यूकेलिप्टस, उसमें बड़ी सी छाल निकलती है। अब यहीं पर एक पीएमटी में क्वेश्चन बनने लायक है, वो ये है कि एक बेटुला प्लांट है, बेटुला प्लांट की जो छाल होती है उसे हम भोजपत्र कहते हैं। कहा जाता है कि ये इतनी ऐसे पेपर की तरह निकलती है और इसे ऋषि मुनि इस पर थीसिस लिखने में, यानी कि उन्होंने ग्रंथों को लिखने के लिए इस छाल का उपयोग किया था। तो इसे हम भोजपत्र कहते हैं, ठीक है। तो याद रहे, यहाँ भोजपत्र से मतलब ये नहीं है कि वो खाना खाने वाला पत्र, नहीं। ऋषि मुनि इस छाल को लिखने का यूज करते थे, पेपर की तरह यूज करते थे। तो वो छाल के रेस्पेक्ट में बात की जाती है, ठीक है। अब ये होता है कि मौसम के अंत में बनती है तो वो लेट बार्क होती है, पहले बनती है तो अर्लियर बार्क कहलाती है। ऐसे ही वुड भी होती है, लेट वुड, अर्लियर वुड, है ना। ये चीज भी है ना। तो ये एक मुलायम छाल और एक कठोर छाल, ठीक है, ये भी बात करी जाती है ना। तो ये स्टडी है यहाँ पर। मैं समझता हूँ कि आप लोगों को ये बातें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। ये चीज क्लियर। अब मैं आपको एक डायग्राम और एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पर, जो कहीं ना कहीं वुड को रिप्रेजेंट करेगा और छाल को रिप्रेजेंट करेगा। दोनों सामने दिख जाए तो और बेहतर तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ये चीज है, ये क्लियर ऐसे, और इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर हम देखें तो ये है बार्क ऐसे, ये
ऐसे। ये कहीं ना कहीं बार्क रीजन है, ये जो इजेक्ट होता है वो पोर्शन है ये। इसी से में आपको लेंटिसेल्स नजर आते हैं। अब आपका जो सेंट्रल पार्ट है उसे जरा समझिए, ये ऐसे, ठीक है, ये कुछ इस तरीके का है, ये इसमें रिंग्स नजर आई ऐसे, हालांकि ये ब्लैकिश कलर का होता है। ये यहाँ आपके लिए अंदर की जो बोर्ड है, जिसे हम हार्ड बोर्ड कह सकते हैं, वो है ये। क्लियर? ऐसे। अब इसके ऊपर की एक छाल होगी, वो कुछ इस तरीके से है, वो वुड होगी ऐसे। तो ये है एक वुड, और ये वुड कौन सी है? ये सेब वुड है। अंदर की जो वुड है वो हार्ड वुड है। ठीक, आपने तने को कभी कटा हुआ देखा हो तो ऐसा कुछ दिखता है। ठीक है, तो ये जो पार्ट है ये पूरा का पूरा, ये तो है बार्क, इसे हम छाल कह सकते हैं। और ये अंदर का जो हिस्सा है इसे हम कहते हैं सैप वुड। वुड, इसी को हिंदी में कहते हैं रस कास्ट। ठीक, रस कास्ट। और अंदर का जो वुड है इसे हम कहेंगे हार्ट वुड। क्या कहेंगे? हार्ट वुड। इसे कहते हैं हृदय कास्ट। हृदय कास्ट है ना, ये इनएक्टिव होती है। कैसी है? निष्क्रिय, इनएक्टिव। इनएक्टिव, डार्क ब्राउन, काली भूरी रंग की होती है ना। ये उतनी नहीं, ये एक्टिव पोर्शन है, एक्टिव वुड कहलाती है ये चीज, है ना। ये तो ये तले का ट्रांसफर सेक्शन है। ये सारा कुछ इसमें डिटेल में आपको नजर आ रहा है। क्लियर? यहीं पर आपको छोटे छोटे पोर्स नजर आएंगे इस जगह। ये पोर्स जो है ये एक्चुअली है लेंटिसेल। लेंटिसेल, ये लेंटिसेल के नाम से जाने जाते हैं। इज दैट क्लियर? ऐसे। तो आप इसके रेस्पेक्ट में भी बातों को समझ सकते हो, इससे आपको इसकी बात समझ में आ जाएगी, है ना। तो ये कहा जाता है कि जो लोअर मोस्ट, यानी कि जो पहले की बनी हुई रिंग थी, नहीं मैंने यहाँ कुछ गलत किया है, आपको इसको फर्स्ट ईयर करना होगा। ये फर्स्ट ईयर की है, सबसे नीचे फर्स्ट ईयर, ये है सेकेंड ईयर, ये है थर्ड ईयर। थर्ड ईयर एनुअल रिंग, है ना। सबसे पहले ये बनी थी, है ना। तो कहा जाता है कि अगर प्लांट 10 साल का है तो उसकी जो फर्स्ट 5 ईयर्स की जो एनुअल रिंग्स होंगी वो हार्ड वुड में बदल जाएंगी, इनएक्टिव हो जाएंगी। याद करो, टाइलोसिस बन जाएगा, उनकी वेसल्स का ल्यूमेन ब्लॉक हो जाएगा, उसमें रेजिन, टेनिन, गम, ग्लूकोसाइड, एल्कलॉइड का डिपोजिशन हो जाएगा। इस वजह से वो काले और ये होते हैं। आपको, आप एनसीईआरटी में पढ़ के देखना, वहाँ लिखा है कि जो हार्ड वुड है वो माइक्रोबियल एक्टिविटी के लिए रेजिस्टेंट होती है। क्लाइमेटिक फैक्टर्स भी इसको इम्पैक्ट नहीं डालते। क्यों? क्योंकि इसमें गोंद है, रेजिन है, टेनिन है, एल्कलॉइड है, इन पर माइक्रोब्स इम्पैक्ट नहीं कर सकते। और इस वजह से हार्ड वुड को या हृदय काष्ठ को हम ड्यूरामेंट वुड भी कहते हैं। इसमें ड्यूरेबिलिटी अच्छी खासी होती है, लंबे समय तक ये सर्वाइव कर सकती है। लेकिन जो सैप वुड है, जो बाहर का है, जो एक्टिव है, ये नॉर्मली क्रीम कलर की होती है, वाइट कलर की होती है। इसमें इसके जरिए वाटर मिनरल का कंडक्शन होता है। लेकिन जो हार्ड वुड है, चूंकि उसका ल्यूमेन ब्लॉक हो चुका है, इसमें कंडक्शन की प्रोसेस नहीं होगी। तो सैप वुड को डायरेक्टली वैस्कुलर कैम्बियम बनाती है। तो मैंने जैसे कहा 10 साल के जो प्लांट हैं तो
पहली जो 5 साल की रिंग होंगी वो हार्ड में कन्वर्ट हो गई होंगी, अगली जो हार्डवुड 6 से लेकर आपकी 10 तक होंगी वो सैपवुड में होंगी। अब यहाँ पर सैपवुड फंक्शनल है, उसके वेसल्स एक्टिवेट हैं, वाटर मिनरल का कंडक्शन कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे जैसे प्लांट बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे होगा, ये है कि हार्डवुड का वॉल्यूम बढ़ता चला जाएगा, सैपवुड का अमाउंट कम होता चला जाएगा। लेकिन जब प्लांट नया होता है, यंग होता है, एक्टिव ज़्यादा होता है, तो सैपवुड की संख्या मात्रा ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू हार्डवुड, ठीक है। आपने कभी देखा होगा प्लांट खोखले हो जाते हैं उसके बावजूद भी जिंदा रहता है, तो हार्डवुड खत्म हो जाती है, सैपवुड से कंडक्शन चलता रहता है, तो प्लांट की लाइफ पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, लेकिन वो कमजोर हो जाता है, उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ कमजोर हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो हार्डवुड है वो सबसे ज्यादा मजबूती शो करता है, ठीक है। तो ये चीज, तो मैंने आपको लेंटिसेल्स आपके ये सब चीजों को एक्सप्लेन कहीं ना कहीं कर दिया है, ओके। ऐसे